नमस्कार, मैं हूं सौम्या तिवारी। आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पंजाब आएंगे। भारत में मंगलवार को वैक्सीनेशन के मोर्चे पर 96 लाख से अधिक खुराक दी गई। बुधवार को 96.83 लाख खुराक दी गई। अनाथ बच्चों की मां के तौर पर पहचान जानने वाली सिंधुताई सबकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ओवैसी ने पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि अब सब तय कर लो कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मुख्यमंत्री जीबीओ में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा वासियों को करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की परियोजनाओं की सौगात देंगे। देखते हैं खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पंजाब आएंगे। वह फिरोजापुर से पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर समेत 52,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद फिरोजपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब में यह भाजपा के चुनावी प्रचार की शुरुआत होगी। भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अगुवाई में पिछले कई दिनों से रैलियों की तैयारियां चल रही थी। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीएम मोदी के साथ स्टेज पर दिखेंगे। भाजपा को पंजाब में कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की वजह से काफी विरोध झेलना पड़ा। हालांकि अब कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन में करीब 700 मौतों की वजह से किसानों का गुस्सा बरकरार है। इसे दूर करने के लिए भाजपा केंद्र सरकार द्वारा सिखों के लिए काम गिनवा रही है। इसमें करतारपुर कॉरिडोर खोलने, सिख विरोधी दंगों के आरोपी पर कार्रवाई, लंगर को जीएसटी से छूट, अफगानिस्तान में सिखों की वापसी समेत कई काम शामिल हैं। लगभग 39,500 करोड़ रुपए की कुल लागत में 659 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को विकसित किया जाएगा। यह दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा जाने में लगने वाले समय का आधा कर देगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाला साहिब, खडूर साहिब, तरनतार और कटरा सिद्ध वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू और कश्मीर के अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों को भी जोड़ के रखेगा। भारत में मंगलवार को वैक्सीनेशन के मोर्चे पर 96 लाख से अधिक खुराक दी गई। बुधवार को 96.83 लाख खुराक दी गई है, जिसके बाद कुल संख्या 1,47,करोड़-52 हो चुकी है। वहीं 18+ आबादी के साथ 85.11 लाख को बुधवार को पहली खुराक और 32.71 लाख दूसरी खुराक लगाई गई है। 15 से 18 की आबादी में 40.90 लाख को बुधवार को खुराक मिली। सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव मामलों में वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि भारत में पिछले 7 दिनों में और पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट में नए मामलों के बीच अंतर 316% का अंतर है, जो विश्व के औसत 82% से बहुत अधिक है। 199 दिनों में सबसे ज्यादा नए मामले पाए गए हैं और 152 दिनों में पहली बार नए मामलों की संख्या 50,000 के पार हुई है। वही 81 दिन में पहली बार 2 लाख से ऊपर एक्टिव केस मिले हैं, जो 85 दिनों में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 18,466, पश्चिम बंगाल में 9,073, दिल्ली में 5,481 नए मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 58,097 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इस समय अवधि में 15,389 ठीक हुए हैं, तो वही 534 की मौत हुई है। फिलहाल देश भर में डेली पॉजिटिविटी रेट 4.18 है। नए मामले पाए जाने के बाद कोरोना में एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 2,14,004 एक्टिव केस हैं। वही अभी तक 3,43,21,803 लोगों की ठीक होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 4,82,551 हो चुकी है।
मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और अनाथ बच्चों की मां के तौर पर पहचाने जाने वाली सिंधुताई सबकला का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निजी अस्पताल में ही निधन हो गया। डॉक्टरों ने यह जानकारी दी। पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सबकला 75 वर्ष की हैं। उन्होंने पुणे के गैलेक्सी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर शैलेश पुतांबेकर ने कहा कि सबकाल का करीब 1.5 महीने से हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और वह तेजी से उभर नहीं पा रही थी। आज रात करीब 8 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। गरीबी में पली बड़ी सबकला का बाल्यावस्था में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने 40 वर्ष में 1000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी देखभाल की। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति भवन के ट्विटर ने लिखा कि सिंधुताई सबकाल का जीवन साहस, समर्पण और सेवा की प्रेरक गाथा है। वह अनाथों, आदिवासियों से प्यार करती थी और उनकी सेवा करती थी। साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित उन्होंने अविश्वसनीय धैर्य के साथ अपनी कहानी खुद लिखी। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियों का दौरा जारी है। यूपी में मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM के चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि आप सब एक साथ बैठकर ये तय क्यों नहीं कर लेते कि आप सब में सबसे बड़ा हिंदू कौन है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह भी एक समाज है। अभी मुझे किसी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे कि राहुल किसी मंदिर में गए तो उन्हें बैठना नहीं आया। मैं राहुल गांधी से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं और अखिलेश यादव से भी कह रहा हूं कि आप पांचों एक साथ बैठकर ये तय क्यों नहीं कर लेते कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और फिर ये तय करो। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा बाबा यह बताओ जो मंदिर नहीं जाता उसका क्या होगा। ओवैसी ने कहा कि 1 जनवरी को मुसलमान पत्रकार लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो लेकर वायरल किया गया। यह खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। JNU से लापता नजीब की 65 साल की मां की भी फोटो लगाई गई। नरेंद्र मोदी आप झूठ बोलते हो, आप मुस्लिम महिलाओं के दोस्त नहीं दुश्मन हो। अगर आप दोस्त हो तो बोलिए। इस पर आपका मिनिस्टर बोला ही नहीं। मेरे प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। आपने पहले बोला था कि मुसलमान बहनें मेरी बहनें हैं, मेरी मुसलमान बहनों। अब किधर गई वो मोहब्बत, आप बताएं। मुझे यकीन है कि शाम 6 बजे से मीडिया के लोग ओवैसी की तकरीर के एक टुकड़े को पकड़कर कहेंगे कि आप भारत के प्रधानमंत्री को दुर्जन कहते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं। मुख्यमंत्री JBU की आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा वासियों को 6000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की CEO नरेंद्र भूषण ने मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इस मौके पर कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जलपुर और नॉलेज पार्क 5 के 220 kV और 132 kV के 2 बिजली घर बनने हैं। इस 2 बिजली घरों पर करीब 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बतौर अनुदान या धनराशि UPTCL को देगा। इनसे डाटा सेंटर व ग्रेनो वेस्ट की भरपूर बिजली मिल सकती है। CED प्लांट के जरिए निर्माण कार्यों में मलबे को रिसाइकिल किया जाएगा। सेक्टर इकोटेक 3 में इस प्लांट को बनाया जा रहा है। इस पर करीब 48.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मलबे को एकत्रित करने के लिए 6 कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए हैं। ये कलेक्शन सेंटर इकोटेक 12 सेक्टर 10, सेक्टर 12, बीटा 1, डेल्टा 3 व सिग्मा 2 में बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 37 में रेलसिंग कोड बनाने जा रहे हैं। इस पर करीब 60 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका टेंडर फाइनल हो गया है। निर्माण करने वाली कंपनी का चयन किया गया है।
सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। ब्रेक से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पंजाब आएंगे। भारत में मंगलवार को वैक्सीनेशन के मोर्चे पर 96 लाख से अधिक खुराक दी गई। बुधवार को 86 लाख खुराक दी गई। अनाथ बच्चों की मां के तौर पर पहचान जानने वाली सिंधुताई सबकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ओवैसी ने पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि अब सब तय कर लो कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मुख्यमंत्री जीबीओ में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा वासियों को करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कन्नौज के प्रसिद्ध इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच पड़ताल अभी जारी है। इस छापेमारी में आयकर विभाग को मिली नकदी और दूसरे सामानों का विवरण सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुष्पराज जैन के घर और फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम को 2.5 करोड़ रुपए की नकदी, 60 लाख रुपए कीमत की चांदी और करीब 30 लाख रुपए का सोना मिला है। इसके अलावा कोलकाता की एक सेल कंपनी से 10 करोड़ के लेन देन का मामला भी सामने आया है। बता दें कि इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को लेकर आईटी विभाग की टीम अभी जांच पड़ताल में जुटी है। इत्र कारोबारी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जो इन दिनों आयकर विभाग के छापों के बाद काफी चर्चा में है। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर शुक्रवार 31 दिसंबर को आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। जिस दिन यह छापेमारी हुई उसी दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। बता दें कि सबसे पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर से लेकर कन्नौज स्थित घरों को छापेमारी हुई और डीजीजीआई की टीम ने करीब 197 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद किया था। पीयूष जैन पर कार्रवाई के दौरान ही पुष्पराज जैन का नाम उछलकर सामने आया। पीयूष जैन को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुष्पराज जैन भी आयकर विभाग के रडार पर आ गए और उनके कन्नौज स्थित घर में छापेमारी हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बीच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें सामने आई हैं। ओमिक्रॉन के तांडव के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। जजों के संक्रमित होने के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। तीनों जजों के निवास वाले इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट के 3 जजों ने कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने रखी। जब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में रविवार को हुई प्रशासनिक कमेटी की बैठक में 3 जनवरी से मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया था। कोरोना की वजह से अब प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई हो रही है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक न्यायालय परिसर में अधिवक्ता, मुंशी और वादकारियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार आज से शुरू होने वाली वर्चुअल सुनवाई के दौरान पहले से दाखिल मुकदमे भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। वहीं ऑनलाइन के साथ व्यक्तिगत कार्यालय आकर मुकदमे दाखिल किए जा सकेंगे। इसके लिए परिसर के बाहर काउंटर खोले जाएंगे।
पूर्व सांसद लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने अपने भांजे तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देखें। साधु यादव ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे तर्क देते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि आज तक बिहार में किसी मुख्यमंत्री का बेटा सीएम नहीं बना है, इसलिए तेजस्वी को यह ख्वाब नहीं देखना चाहिए। साधु यादव पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार से खासकर अपने भांजे को लेकर बयानबाजी करते जा रहे हैं। साधु यादव लालू परिवार के खिलाफ लगातार तीखे बोल रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी की बेरोजगारी यात्रा पर कहा था कि रोजगार बांटना सरकार का काम है। बेरोजगारी यात्रा से बिहार के युवाओं को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यह कोई यात्रा नहीं है, बल्कि जमीन पर कब्जा करने के लिए भ्रमण कार्यक्रम है। साधु ने आरोप तक लगाया कि लालू प्रसाद यादव अब शक्तिविहीन हो चुके हैं। उनके परिवार वालों ने जनता को अंधकार में ढकेला है। यह बात सब लोग समझ चुके हैं। साधु यादव के रवैये से लालू परिवार के साथ उनके तल्ख संबंध का पता चलता है। दरअसल साधु को भांजे तेजस्वी यादव की शादी न्योता नहीं मिलने की वजह से बताया जाता है कि इससे बेहद नाराज हुए। साधु यादव ने भड़ास पर तेज प्रताप यादव के प्रहार के बाद लालू यादव के परिवार में कलह की बात सामने लाई। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मामा साधु यादव के खिलाफ मोर्चा खोला तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाई और सांसद रहे साधु यादव पर अपने बहनोई लालू समेत पूरे परिवार की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया। भांजे तेज प्रताप यादव के रवैये से साधु यादव काफी गुस्से में आ गए थे। ऐसे में उन्होंने लालू रबड़ी परिवार पर जमकर हमला बोला था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लग सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बंगाल भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया। उनके इस कदम के बाद से ही अलग अलग सियासी कयास लगाई जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही अपने भविष्य के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करेंगे। कुछ समय पहले ही ठाकुर ने प्रदेश समिति सदस्यों से मतुमाय समुदाय के तवज्जो नहीं मिलने के चलते अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ठाकुर के करीबी सूत्रों ने बताया कि इन सब के बावजूद यह असंभव है कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। उनका कहना है कि सिस्टम में रहकर ही लड़ाई लड़ेंगे। सूत्रों की जानकारी के अनुसार ठाकुर की असल समस्या दिलीप घोष खेमे के सदस्यों का प्रदेश समिति में शामिल होना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए घोष की तरफ से ठाकुर को कई बार दरकिनार किया गया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि अब तक ठाकुर किसी पार्टी के पास नहीं पहुंचे, वहीं किसी अन्य पार्टी ने भी उनके संपर्क नहीं किया। वे उचित स्थान पर उनकी तरफ से मुद्दा उठाए जाने का इंतजार करेंगे। ठाकुर ने साफ किया है कि उन्हें पश्चिम बंगाल भाजपा व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा है, लेकिन वे अन्य भाजपा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं। उन्होंने कहा, मैं मीडिया के लोगों को अपने भविष्य के बारे में जल्द ही बताऊंगा। उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर क्या सब कुछ ठीक है, कोई खटपट नहीं है? तो इस सवाल के बीच जवाब मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जो राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से चलती है और जिसके पास भविष्य की संभावनाओं वाले नेता होते हैं, उस पार्टी में विचार और मतभेद पैदा होते रहते हैं। यह घर के भीतर होने वाले स्वस्थ बहस जैसा माहौल होता है। इसे खटपट या कलह जैसे शब्द मीडिया या विपक्ष के लोग देते हैं। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के भीतर एक फैमिली एक टिकट है। अपने चुनाव लड़ने दलित सीएम जैसे सवालों के जवाब किस खूबी के साथ दिए। देखिए, हरीश रावत ने खुलकर बातचीत की और कहा कि अहम सवालों के जवाब देते हुए कुछ सवालों के जवाब वह टाल भी गए। मसलन जब रावत से पूछा गया कि क्या कांग्रेस एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले को वह अपने घर पर लागू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की गाइडलाइन के रास्ते में नहीं आएंगे, जबकि उनकी बेटी और बेटे चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी में पेश कर चुके हैं। रावत ने इस सवाल के बचाव से कहा कि ठीक समझा। वही अपने चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब भी उन्होंने आलाकमान के फैसले पर छोड़ दिया। 2002 में कांग्रेस ने मुझे चेहरा बनाया था। 2022 में पार्टी ही इस बारे में तय करेगी। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि पार्टी को सीएम चेहरे घोषित करने चाहिए ताकि राज्यों में हम स्पष्ट नेतृत्व मजबूत कर सके और फिर विरोधी पार्टियों को केंद्र में चुनौती दे सके। लेते एक छोटा सा ब्रेक, पर उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पंजाब आएंगे।
भारत में मंगलवार को वैक्सीनेशन के मोर्चे पर 96 लाख से अधिक खुराक दी गई। बुधवार को 96.83 लाख खुराक दी गई। अनाथ बच्चों की मां के तौर पर पहचान जानने वाली सिंधुताई सबकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ओवैसी ने पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि अब सब तय कर लो कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मुख्यमंत्री जीबीओ में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा वासियों को करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की परियोजनाओं की सौगात देंगे। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू को संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler. Celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब में किसानों ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध टाल दिया है। इस संबंध में मंगलवार रात को किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मीटिंग हुई, जिसमें फैसला हुआ कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी किसानों से मिलेंगे। इसके अलावा 15 जनवरी से पहले एमएसपी पर कानूनी गारंटी वाली कमेटी बना दी जाएगी। किसानों को यह भी भरोसा दिलाया गया कि आंदोलन के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए केस 31 जनवरी तक वापस ले लिए जाएंगे। फिरोजपुर में भाजपा के पंजाब चुनावी प्रभारी गजेंद्र शेखावत के साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के राज्य प्रधान सतनाम सिंह पन्नू की मीटिंग हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 बजे पहुंचेंगे। वह बठिंडा से पीसियाना एयरबेस से उतरेंगे, वहां से फिरोजपुर जाएंगे। इससे पहले किसानों के साथ मीटिंग में तय हुआ है कि इस फैसले के बारे में 11 बजे उन्हें औपचारिक पत्र भी दे दिया जाएगा। किसान नेता भी इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें पत्र ना मिला तो यह पीएम का विरोध टाल दिया जाएगा। फिरोजपुर और प्रधानमंत्री की रैली का पता चलते ही किसान विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि केंद्र ने कृषि कानून वापस लेने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक मांगे हमारी मानी नहीं गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी पर कानून गारंटी के लिए कमेटी बनाना, किसानों पर दर्ज केस वापस लेना। किसानों का कहना था कि पहले इस पर फैसला होना चाहिए, फिर पीएम मोदी पंजाब आए या ना आए। हालांकि इस पर अब किसानों और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम 3:30 बजे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने पंजाब रोजगार गारंटी योजना 2022 की घोषणा की। मंच पर करीब 10 मिनट तक भाषण दिए, जिसमें विपक्ष पर कुछ नहीं बोले। उनका युवाओं पर ही अधिक फोकस रहा। युवा वोट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले मंच पे रोजगार गारंटी स्कीम की घोषणा की, तो दूसरी तरफ युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई दलीलें पेश की। इसके बाद युवाओं के बीच जाकर भांगड़ा कर डाला। युवाओं के विश्वास दिलाने के लिए सरकार अपने आने पर रोजगार के तमाम अवसर पैदा करेंगे, ऐसा दावा किया। इस दौरान युवाओं ने भी उनका उत्साह बढ़ाया। नौजवानों में मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ दिखाई दी। इसके पहले तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री राणा गुरजीत सिंह, लवली ग्रुप के चेयरमैन रमेश मित्तल, विधायक सुशील कुमार रिंकू, राजेंद्र बेरी चौधरी, सुरेंद्र सिंह, तनोक सिंह चालसर, अशोक मित्तल और डिप्टी कमिश्नर कपूरथला डिप्टी उपल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यहाँ तरेसम सिंह, बलविंदर सिंह धावीवाल और तमाम लोग मौजूद रहे। कांग्रेस समिति के कार्यकारी प्रधान दलजीत राजू, जिला यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान हरनूर सिंह भी वहां पे उपस्थित थे।
मधेपुरा जिले में 84 साल के बुजुर्ग नाम ब्रह्मदेव मंडल को कोरोना टीका लेने की सनक है। मंडल का दावा है कि वह अब तक 12 बार वैक्सीन ले चुका है। उसका यह भी कहना है कि इसमें काफी फायदा हुआ, कई तरह का दर्द भी खत्म हो गया है। वही यह मामला सामने आते ही सीएस ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी। बुजुर्ग क्यों बार बार वैक्सीन ले रहे हैं, यह जांच का विषय है। ब्रह्मदेव मंडल ने 12वां डोज मंगलवार को चौसा पीएचसी में लिया। इसकी माने तो 13 फरवरी 2021 से अब तक उसने वैक्सीन की 12 डोज ली है। 13 फरवरी को उसने पहला डोज पुराना पीएचसी में लगवाया था, वही दूसरा डोज 13 मार्च को पुराना पीएचसी में ही लगवाया। तीसरा 19 मई को औरैया उप स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया। चौथा 16 जून को भूपेंद्र भगत के कोटा पर लगे हुए कैंप में लगवाया। पांचवा 24 जुलाई तो छठा 31 अगस्त को। सातवां 11 सितंबर को बड़ी हार्ट स्कूल में लगवाया। तो वही वैक्सीन 22 सितंबर को बड़ी हार्ट स्कूल पर ही लगवाया। इसके बाद 9वां डोज 24 सितंबर को स्वास्थ्य उप केंद्र कलासन जाकर लगवाया। बीरगांव निगम में महापौर और सभापति पद के उम्मीदवारों के चुनाव के बाद अब बवाल सामने आया है। ये कांग्रेस पार्षद इकराम अहमद के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर डाली। समर्थकों से संगठन के प्रति इस कदर नाराजगी है कि उन्होंने यह पोस्ट भी फाड़ दिया, जिसमें पार्टी के नेता पंकज शर्मा की तस्वीर थी। पार्टी के झंडे को भी तोड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसे पैरों से रौंदने लगे। यह सारा बवाल बीरगांव के वार्ड नंबर 28 में देखने को मिला। इकराम अहमद इसी वार्ड के पार्षद का चुनाव जीता है। कांग्रेस में इकराम अहमद का नाम सभापति पद के लिए सबसे ऊपर था, मगर अंतिम समय में कृपाराम निषाद को चुना गया। इसे लेकर बवाल होता हुआ नजर आया। उधर बीरगांव चुनाव का जिम्मा संभाल रहे कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। इकराम बेहद सज्जन पार्षद है, हो सकता है कि उसका समर्थक बनकर कुछ ऐसा काम कर रहे हो। बवाल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वार्ड नंबर 28 के कुछ लोग कांग्रेस विधायक सत्यनारायण बेटे पंकज शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अब इस इलाके में पंकज शर्मा का स्वागत नहीं होगा, पहले हम इसका पलके बिछाएंगे। फुटवियर पर 1 जनवरी से 5 की जगह 12% जीएसटी लगाने के विरोध में आज आगरा का जूता कारोबारी बंद हुए पूरा। सभी जूता कारखानों में तालाबंदी हो सकती है। सभी कारोबारी और उनके यह काम करने वाले कर्मचारी विरोध जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में 1000 रुपए तक के जूते पर जीएसटी की दर 5% और 12% कर दी गई है। इसका आगरा के जूता कारोबारी विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आगरा शू फैक्ट्रीज फाउंडेशन द्वारा 5 जनवरी को जूता उद्योग बंद रखने का निर्णय भी लिया गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष गगनदास रमानी ने बताया कि जीएसटी की दर बढ़ाने से आगरा का जूता कारोबारी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। दाम बढ़ने से उन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऐसे में बड़ी कंपनियां यहां के कुटीर उद्योग को खत्म कर देंगी। ऐसे में लाखों लोगों के साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। दलित और श्रमिक वर्ग के कोई काम नहीं बचेगा। ऐसे पे जीएसटी की बढ़ी हुई दर वापस लेने की मांग को लेकर पूरा जूता कारोबारी 5 जनवरी को बंद रहेगा। आगरा का जूता कारोबारी से करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5 लाख लोग जुड़े हैं। आगरा में मुगल काल से जूते का काम चल रहा है। देश की जरूरत का 65% जूते की मांग आगरा से ही पूरी होती है। यहाँ के जूते उद्योग का सालाना टर्नओवर करीब 20,000 करोड़ रुपए आता है। हींग की मंडी यहाँ का बड़ा बाजार है, करीब 1000 दुकानें हैं वहां पे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की तमाम देश विदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहे के न्यूज नेशनल। नमस्कार। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पंजाब आएंगे। भारत में मंगलवार को वैक्सीनेशन के मोर्चे पर 96 लाख से अधिक खुराक दी गई। बुधवार को 93.83 लाख खुराक दी गई। अनाथ बच्चों की मां के तौर पर पहचान जानने वाली सिंधुताई सबकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ओवैसी ने पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि अब सब तय कर लो कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मुख्यमंत्री जीबीओ में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा वासियों को करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की परियोजनाओं की सौगात देंगे।